संविधान के निर्माण की सोच रखने वाले तत्कालीन नेता लोग किन अन्य कार्यों में व्यस्त थे, किन अन्य समस्याओं में उलझे हुए थे, किन अन्य समस्याओं से उलझ गए थे, ये जानने के बाद अब हम थोड़ा अपने उस मुद्दे पर चलते हैं जो वास्तव में इस अध्याय का मुख्य विषय है, और वह है निर्माण का इतिहास। संविधान निर्माण की बात यदि करें, भारत के संविधान निर्माण की बात, जिसकी प्रक्रिया 26 जनवरी 1950 को पूर्ण होती है, तो उसके प्रारंभ के लिए हमें जाना होगा 1895। संविधान निर्माण की सबसे पहली बात चर्चा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1895 में। किस वर्ष? 1895, लोकमान्य तिलक द्वारा उन्होंने इसकी मांग उठाई थी। लेकिन ये बात केवल एक मांग के रूप में रह गई, इस पर कुछ ज़्यादा विचार विमर्श तो नहीं हुआ। लेकिन 1922 में महात्मा गांधी, उन्होंने भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं बनाएंगे, ऐसा कहा। 1922 के कांग्रेस सेशन में महात्मा गांधी का ये बयान कि भारत का राजनीतिक भविष्य, राजनीतिक भाग्य भारतीय स्वयं बनाएंगे, ये काफ़ी कुछ इशारा कर देता है। ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि भारत के लिए कानून निर्माण की प्रक्रिया केवल भारतीयों द्वारा ही निर्धारित की जाएगी। तो इस प्रकार ये महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति से आया हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण बयान था। और संविधान निर्माण की प्रक्रिया की यदि हम बात करते हैं तो लोकमान्य तिलक के बाद 1922 का ये बयान एक बहुत महत्वपूर्ण पायदान है। इसके बाद 1922 के बाद देश के अंदर कुछ अन्य तरह की उथल पुथल मचती हैं। देश की राजनीतिक गतिविधियां टुकड़ों टुकड़ों में नए रूप में सामने आती है। उसी काल में हम कम्युनिज्म का भी, साम्यवाद का भी प्रादुर्भाव देखते हैं। और 1934 आते आते M.N. रॉय, मनमनाथ रॉय, वे संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। M.N. रॉय 1934 में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखते हैं। संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखते हुए उनका तात्पर्य था कि अब समय आ गया है कि देशवासी अब अपने देश को का संविधान बनाने की प्रक्रिया, स्वयं का संविधान बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। यह है 1934 की बात। इसी बात को 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपने अधिवेशन में दोहराई। ये मांग रखी कि संविधान सभा का गठन किया जाए और इस संबंध में एक प्रस्ताव रखा। तो 1895, 1922, 1934, 1935, इस पूरे काल में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हो रहा था इसका हम कोई जिक्र यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे अपने तय स्वयं में एक अलग विषय है। हम केवल संवैधानिक मामलों में क्या प्रक्रिया हो रही थी इस पर केंद्रित हैं। राष्ट्रीय आंदोलन जहाँ चल रहा था अपने तरीके से, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और ये अन्य तमाम बड़े बड़े नेता जहां राष्ट्रीय आंदोलन में पूरी तरह अपने को समर्पित कर चुके थे, दूसरी ओर
समय समय पर राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के माध्यम से ये लोग अपने कुछ विचार भी रखते थे, कुछ मांगें भी रखते थे। उन्हीं मांगों में से एक मांग ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की है, जो 1935 में उसने रखी कि संविधान सभा की स्थापना की जाए। अगला पायदान आता है 1938 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से घोषणा करते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का निर्माण होगा। ये घोषणा किनके द्वारा की जाती है? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस के 1938 के वार्षिक अधिवेशन में। और क्या घोषणा होती है कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा होगा। और कैसी संविधान सभा, इसको पहली बार यहाँ पे परिभाषित किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब उन्होंने कहा कि संविधान सभा ऐसी होगी जो वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई होगी। अर्थात संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाएंगे और उसके आधार पर संविधान सभा गठित होगी और वही संविधान सभा भारत के लिए संविधान बनाएगी। ये कब की बात है? 1938 की बात। इसके बाद अगली घटना होती है 1940 में, जब अगस्त प्रस्ताव के रूप में सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा की मांग स्वीकार कर ली जाती है। 1940 में अगस्त प्रपोजल्स, आपको याद होगा जब हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़ रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, उसमें अगस्त प्रपोजल्स का जिक्र आया है। अंग्रेजों ने भारत के साथ जो वार्तालाप किया, बातचीत की, बढ़ते हुए स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप, तो उसमें अगस्त प्रपोजल आया था और उसमें सैद्धांतिक रूप से अंग्रेजों ने मान लिया कि संविधान सभा हम बनाएंगे। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। जीत इस मायने में कि अंग्रेज ये स्वीकार करते हैं कि भारत को अब संविधान की जरूरत है, अर्थात भारत अब स्वतंत्रता की ओर अग्रसर है। ये बात दूसरी है कि कैसी स्वतंत्रता, इसके रूप को लेकर कभी कभी अंग्रेजों ने कुछ खिलवाड़ किया था, लेकिन अब तक 1940-41 आते आते स्पष्ट हो गया कि भारत को अब स्वतंत्रता पूर्ण रूपेण मिलेगी। और उसी परिप्रेक्ष्य में 1940 में अगस्त प्रस्ताव के तहत सैद्धांतिक रूप से ये स्वीकार किया जाता है कि भारत की एक संविधान सभा बनेगी। क्रिप्स मिशन, सर स्टैफर्ड क्रिप्स 1942 में भारत आते हैं और 1942 में भारत आते हैं और संविधान सभा के निर्माण को लेकर अगला कदम रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मुस्लिम लीग इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देती है। मुस्लिम लीग इस प्रस्ताव की प्रगति में बाधक बनती है और इस प्रकार क्रिप्स मिशन अपने उस उद्देश्य में पूर्ण नहीं हो पाता जिसके तहत संविधान सभा के निर्माण की बात की गई थी। अब आता है 1946 का कैबिनेट मिशन। क्या? कैबिनेट मिशन। यह भी अंग्रेज सरकार द्वारा भेजा गया 3 दलीय मिशन था, जो 1946 में भेजा जाता है और इसके सुझाव के तहत नवंबर 46 में संविधान सभा का गठन होता है। कब होता है? नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो जाता है या गठन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। निष्कर्ष ये कि
1895 से जो बात शुरू हुई थी भारत के संविधान, भारत का अपना स्वयं संविधान होने की, वह फाइनली अंततः 1946 में संविधान सभा के निर्माण पर आकर समाप्त होती है और इस निर्माण की स्वीकृति अंग्रेजों द्वारा दी जाती है। ये जो प्रस्ताव आया था, ये जो सुझाव आया था, ये कैबिनेट मिशन के तहत अंग्रेजों की तरफ से आया था और उसके सुझाव को स्वीकार करते हुए नवंबर 46 में संविधान सभा का गठन हो जाता है। संविधान सभा के गठन या संविधान सभा के निर्माण में गहराई पर जाने के पहले हम कुछ और बिंदुओं को संविधान सभा के बारे में जान लें। जैसा कि मैंने बताया, नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रपोजल के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो संविधान सभा कैसी थी? ये है संविधान सभा का चित्र आपके सामने। तत्कालीन संविधान सभा की एक बैठक का दृश्य है। इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार अर्धगोलाकार रूप में सभी सदस्य बैठे हैं और इनकी बैठकें 3 वर्षों तक लगभग चली। यदि सही संख्या इनकी बैठक की हो तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। कितना? संविधान सभा की बैठक 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन चली। यानी संविधान का निर्माण होने में कुल इतना समय लगा। 1895 से 1946 तक के काल के इतिहास को हम छोड़ दें तो संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण होने में इतना समय लगा। संविधान सभा में कुल सदस्य होने थे 399। कितने? 399, जिसमें ब्रिटिश भारत के तहत 296, ये ब्रिटिश भारत का नक्शा है, इसमें 296 ब्रिटिश भारत के तहत आने थे और ये 296 जो थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का मिश्रण थे। ख्याल रखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का मिश्रण थे। कारण क्या कि इस संविधान सभा की बैठक प्रारंभ होती है नवंबर 46 में, भारत आज़ाद होता है अगस्त 47 में, विभाजन होता है अगस्त 47 में। तो जब तक भारत अविभाज्य था, जब तक भारत ब्रिटिश शासन के तहत था, वह अविभाज्य था और इसलिए संविधान सभा भी अविभाज्य रही। तो इस प्रकार लीग और कांग्रेस दोनों के संयुक्त संख्या सदस्यों की 296। इसके साथ 93 लोग जो थे वो देशी रियासतों से थे। देशी रियासतों का नक्शा देखिए, यहाँ से 93 लोगों का प्रतिनिधित्व होना था। दुर्भाग्य से ये सीटें कभी भरी ही नहीं गई। तो बचती है संख्या 296, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलाकर। अब ये 296 लोग चुने कैसे गए? इनका चयन कैसे हुआ? आपको याद होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जब संविधान सभा के बारे में कहा था तो उन्होंने कहा था वयस्क मताधिकार के माध्यम से इनके सदस्यों का चयन होगा। वयस्क मताधिकार। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। उसके बहुत से कारण रहे, पर सच्चाई यह है कि वयस्क मताधिकार का फॉर्मूला यहाँ पर लागू नहीं हो पाया और सदस्यों का चुनाव ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों से हुआ। ब्रिटिश भारत से प्रांतीय असेंबली के जो सदस्य थे, प्रांतीय असेंबली उस समय प्रादुर्भाव में आ चुकी थी।
सन 1935 के अधिनियम के तहत चुनाव हुए थे। 1938 उसके बाद ये सदस्य थे। तो इन प्रांतीय असेंबली के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक तरीके से मतदान, ये बिल्कुल इनका स्पष्ट था। मैं पुनः दोहरा दूं, प्रांतीय असेंबली से ब्रिटिश भारत के लोग आते थे एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से। ये एक बड़ी विस्तृत प्रक्रिया है, लेकिन आपको केवल इतना जानना है कि 296 लोग इंडियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के थे, और सच्चाई तो ये है कि 82% लोग कांग्रेस के थे इसमें। मैंने बताया सदस्यों का चुनाव दो तरीके से, एक तो ब्रिटिश भारत जिसमें प्रांतीय असेंबली आती हैं, और दूसरा था देशी रियासतें। देशी रियासतों से मात्र 4। ये लोग रियासतों के प्रमुखों द्वारा चुने जाते थे। किनके द्वारा? रियासतों के प्रमुखों द्वारा नामित किए जाते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव आंशिक रूप से चुने गए सदस्य और आंशिक रूप से नामांकित सदस्य दोनों थे। दोनों प्रक्रिया से हुआ। चुने हुए सदस्य प्रांतीय असेंबली के माध्यम से, प्रांतीय असेंबली में जो चुने गए थे वे लोग अपना प्रतिनिधित्व चुनते थे, याद रखेंगे, और दूसरे नामांकित सदस्य देशी रियासतों से। जनसंख्या के अनुपात में सीटें विभाजित 10 लाख के ऊपर 1 सीट ऐसा माना गया था, यद्यपि ऐसा हो नहीं पाया। उसके बाद यह भी तय था कि प्रत्यक्ष रूप से चयनित होंगे, लेकिन ऐसा ना होने के बावजूद भी वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी ना होने के बावजूद भी इसमें हम पाते हैं कि इस संविधान सभा में लगभग सभी समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व था। चाहे वे हिंदू हों, हिंदू तो ऑफकोर्स बहुसंख्यक थे तो उनका तो प्रतिनिधित्व रहेगा ही, मुस्लिमों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व था, पारसी, सिख, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जनजाति, इन सब का प्रतिनिधित्व इस इनडायरेक्टली चुने गए संविधान सभा में भी था। ये तो हो गया संविधान सभा का गठन। अब संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब? 1946 9 दिसंबर। नवंबर में कैबिनेट मिशन के तहत इसकी स्थापना होती है, गठन होता है। 399 के बदले 389 मेंबर्स होने चाहिए थे, लेकिन वहां 296 रहते हैं, और अंततः फाइनली ये संख्या 284 पर रुकती है, क्योंकि कुछ लोग स्वर्गीय हो जाते हैं, कुछ लोग इस्तीफा दे देते हैं किसी कारण से। तो अंत में जो संख्या आती है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया समाप्त होने तक जो संख्या है वो है 284। 399 से घटते हुए 389 से घटते हुए वह संख्या रुकती है 284 पर। ये तो हुई संख्या की बात। पहली बैठक मैंने बताया 9 दिसंबर 1946, और चूंकि ये बैठक पहली थी, इस बैठक के संचालन के लिए एक अस्थायी अध्यक्ष नामित किया जाता है। यह सामान्यतः सभी जगह होता है, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो। वहाँ पर पहले दिन की बैठक कौन संचालित करेगा, इसके लिए एक प्रक्रिया है। यहाँ पे जो प्रक्रिया अपनाई गई वो ये थी कि जो भी सीनियर मोस्ट है, सबसे वरिष्ठ सदस्य जो है, वह इसकी अध्यक्षता करेगा। और सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
ये 9 दिसंबर की बैठक की अध्यक्षता करते हैं और बाद में चुनाव के तहत, चुनाव के जरिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। पहले निर्वाचित स्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये जो 9 तारीख को जो मीटिंग होती है, मुस्लिम लीग उसका बहिष्कार करता है। यानी पहली मीटिंग में ही मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया गया, क्योंकि वह तो विभाजन की बात कर रहा था, विभाजन के पक्ष में था। वो तो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग कर रहा था। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं था 1946 में, इसलिए संविधान सभा की स्थापना उनके लिए नहीं की गई थी और मुस्लिम लीग ने विरोध स्वरूप, प्रोटेस्ट स्वरूप इसका बहिष्कार किया, इस मीटिंग का, अनुपस्थित रहे। तो 11 दिसंबर की मीटिंग, जो पहली मीटिंग जो 11 दिसंबर को मीटिंग होती है, उसकी अध्यक्षता पहली बार स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मदद के लिए 2 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। पहला डॉक्टर H.C. मुखर्जी और दूसरा V.T. कृष्णमाचारी। ये 2 नाम आप याद रखेंगे, डॉक्टर H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले अध्यक्ष। अध्यक्ष का क्या काम होता है? 200 से ज़्यादा, लगभग 300 सदस्यों की मीटिंग का संचालन करना, उसके कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन करने का कार्य। कौन बोलेगा, कितना बोलेगा, कितने बजे, कितनी देर तक बोलेगा, किस विषय पर बोलेगा और मीटिंग कितने बजे होगी, कितने बजे समाप्त होगी, उसका पूरा जो प्रोसीजर है। और हॉल के अंदर जब 300 लोग बैठते हैं तो उन लोगों को नियंत्रित करना, उन लोगों को एक के बाद एक सुनने सुनाने का मौका देना, यह कार्य होता है अध्यक्ष का। तो संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये संचालन का कार्य बखूबी निभाया। और ये संचालन कितने दिन तक किया? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। ठीक है, ये हुई संविधान सभा की पर कुछ मूलभूत नज़र।